हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माकांत क्लासेस। स्टूडेंट्स, रियल नंबर की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा, रियल नंबर का एक पार्ट हम कर चुके हैं, आज दूसरी क्लास है। तो देखो, रियल नंबर में हमने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। जैसे रियल नंबर के बारे में पढ़ लिया, प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो भी पढ़ लिया, को प्राइम नंबर भी पढ़ लिया, प्राइम नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया, और उसके बाद में प्राइम नंबर के कुछ टाइप्स भी हमने पढ़ लिए थे। बेटा, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, वो बहुत नॉर्मल है। बस स्टेटमेंट की फॉर्म में आप इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बाकी आप पहले से जानते हो इसे। ठीक है, देखो, मैं स्टेटमेंट की बात बाद में करूंगा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में हम स्टेटमेंट को देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि आप कोई भी नंबर लिखते हो, ठीक है, कोई भी आप एक कंप्लीट नंबर लिखते हो, तो जैसे मान लो आपने लिखा 72, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है बेटा कि आप जो भी नंबर लिखते हो, या तो वो नंबर प्राइम होगा, ठीक है, अगर वो नंबर प्राइम नहीं है, मतलब प्राइम नहीं है, तो कैसा होगा? फिर कंपोजिट होगा। कि अगर वो नंबर या तो प्राइम होगा, और अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो फिर उसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और उसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने का जो मेथड होगा वो यूनिक होगा, बस उसमें सीक्वेंस को ध्यान नहीं रखा जाएगा। ये इसका मतलब होता है। अब देखो, ये तो मैंने इसका मतलब समझा दिया, लेकिन अब हम इसको अगर एग्जाम्पल से देखें, एग्जाम्पल से हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखो, मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो 72 और एक मान लो मैंने ले लिया 11। अब 11 तो खुद प्राइम नंबर है, क्लियर है, 11 तो खुद प्राइम नंबर है, लेकिन 72 क्या है? कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है, मतलब कंपोजिट है, तो उसे प्राइम नंबर के फैक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो, आप 72 के प्राइम फैक्टर करोगे, जब आपने इसके प्राइम फैक्टर किया तो देखो, 2 से डिवाइड किया 36, फिर 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, और 3 से डिवाइड किया तो 1। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट प्राइम फैक्टर नहीं कर पा रहे हो तो जिस मेथड से आप करते आए हो उससे कर सकते हो। देखो, 2 से डिवाइड किया तो 36, 2 से किया तो 18, फिर 2 से किया तो 9, फिर 3 से किया तो 3, और 3 से किया तो 1। आप इस मेथड से कर सकते हो। तो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने का जो मेथड होगा, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर करने का जो मेथड होगा, वो मेथड हमेशा यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्या है? अद्वितीय होता है, मतलब दूसरा कोई ऐसा तरीका नहीं होगा जिससे हम प्राइम फैक्टर उसके कर सकें। अब इसने बोला है कि इसमें सीक्वेंस को ध्यान नहीं रखा जाएगा, जो इसका ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। कैसे? समझो, देखो, जैसे 72 के हमारे पास प्राइम फैक्टर थे, और ये मेथड क्या होगा? इसका अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। ठीक है, तो अब यूनिक कैसे होगा? आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि नहीं सर, हम तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सीक्वेंस हमने तो चेंज कर दिया। तो इसने क्लियर बोल दिया है कि सीक्वेंस को तो हमें ध्यान में रखना ही नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस के अलावा इसका जो फैक्टर करने का जो टाइप होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। मेथड होगा वो क्या क्या होगा बेटा? यूनिक होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके दिमाग में एक और चीज आई कि नहीं सर, हमने ऐसे नहीं किया, हमने तो ऐसे कर दिया 8 इंटू 9। ठीक है, आपने बोला कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने तो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में नहीं किया, हमने किस में कर दिया? कंपोजिट नंबर की फॉर्म में कर दिया। कोई बात नहीं, आपने कंपोजिट नंबर की फॉर्म में कर दिया, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो, 8 इंटू 9, अब कंपोजिट नंबर के तो वापस प्राइम फैक्टर हो जाते हैं ना, तो वापस कर दो इसके प्राइम फैक्टर। तो देखो, 8 के प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो 8 के हो गए। फिर 9 के प्राइम फैक्टर करो तो 9 के क्या आ जाएंगे? 3 इंटू 3। देखो, वापस वही चीज आ गई कि नहीं आई? तो ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब कोई भी नंबर है तो या तो वो नंबर प्राइम होगा, और अगर वो नंबर प्राइम नहीं है तो फिर उसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और उसे लिखने का जो सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा बेटा? यूनिक होगा। मतलब सीक्वेंस को ध्यान में नहीं रखा जाए, यूनिक जो मेथड होगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा। क्लियर है? तो ये तो इसकी हुई एक्सप्लेनेशन। अब मैं बात करता हूं इसके स्टेटमेंट की, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो अब स्टेटमेंट आपकी समझ में अब बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले एक्सप्लेन इसीलिए किया ताकि स्टेटमेंट आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसे हम प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में या फिर फैक्टराइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है?
एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन है वो कैसा होगा बेटा, यूनिक होगा। यूनिक क्यों होगा वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे आपने इसकी बजाय ये फैक्टर किए थे तो वापस इसके प्राइम फैक्टर किए तो वापस यही इसमें कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। आप कैसे भी कर सकते हो इसको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे 8 और 9, जैसे मान लो आपने लिखा कि 12 इंटू 6, 12 6 जब भी तो यही होते हैं ना 72। तो देखो अब इसके प्राइम फैक्टर कर दो, 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो 12 के हो गए, और 6 के क्या होंगे 2 इंटू 3। अब देखो 1 2 3, 3 टाइम्स तो 2 था और 2 टाइम्स 3 था, तो देखो वही आया कि नहीं आया वापस। क्लियर है। तो इसमें सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखा जाएगा, ठीक है। इसने क्लियर बोला भी है, देखो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, मतलब ऑर्डर का सीक्वेंस का इसमें ध्यान नहीं रखा जाएगा, बाकी सारी चीजें एकदम कैसी रहेंगी बेटा, यूनिक रहेंगी, ठीक है। ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन ऑर्डर मायने भी नहीं रखता। अच्छा ऑर्डर मायने क्यों नहीं रखता, ये भी आपको रीजन पता होना चाहिए। ऑर्डर मायने इसलिए नहीं रखता बेटा, ऑर्डर को हमने इग्नोर इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, इसलिए। क्लियर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आप सब बचपन से पढ़ते आए हो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अगर इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे अगर आपने मान लो 5 इंटू 4 किया तब भी 20 आएगा, और 4 इंटू 5 किया तब भी 20 आएगा। ये मतलब इनका सीक्वेंस अगर आपने चेंज कर दिया तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो ये थी बेटा आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब होने को इसमें बहुत बेसिक सी चीज है जो आप पहले से जानते हो कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, यही फंडामेंटल थ्योरम होती है। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट आपके लिए शायद फर्स्ट टाइम हो, ठीक है, बाकी पहले से जानते हो आप इसे। क्लियर है। तो ये थी बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। पहले हम वो फाइंड आउट करना सीखेंगे और उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे। क्लियर है। ओके, चलिए तो बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। देखो एचसीएफ और एलसीएम के लिए जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले जो सिलेबस था उसमें बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा भी था जिससे हम एचसीएफ फाइंड आउट करते, ठीक है। लेकिन अभी वो रिड्यूस कर दिया गया है, अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं है, ठीक है। अभी आपको केवल और केवल फाइंड आउट करने हैं किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम जब भी आप निकालोगे तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा बेटा, नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक। देखो आपको एक चीज और मैं बता दूं, जैसे एलसीएम आपने निकाला, बहुत सारी संख्या बहुत सारे नंबर्स का आप एक साथ एलसीएम निकालते आए हो, यहाँ पर आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जब बोला है तो अलग अलग सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। जैसे देखो मैं कोई दो नंबर ले लेता हूँ और उनके हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने दो नंबर ले लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं लेता हूँ कितना ले, मान लो मैंने ले लिया 16 एंड 24, ये दो नंबर ले लिए, ठीक है। मैं छोटे नंबर से बात कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए, उसके बाद में हम बड़े नंबर्स की भी बात कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 16 और 24 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन की जब हम बात एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा बेटा, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो आपने 16 के प्राइम फैक्टर किए, 16 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। आप चाहो तो ऐसे रफ में ऐसे प्राइम फैक्टर कर सकते हो। क्लियर है। ओके, 24 के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 24 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। आपने दोनों के प्राइम फैक्टर कर दिए। अब यहां से बात आती है बेटा एचसीएफ और एलसीएम निकालने की। तो देखो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि दोनों नंबर में जो फैक्टर कॉमन है उनको चेक करो। देखो यहां पर कॉमन फैक्टर क्या है, देखो दोनों में 2 है, कॉमन है, फिर वापस 2 कॉमन है, फिर एक बार और 2 कॉमन है, मतलब 2 कितनी बार कॉमन है इसमें, 3 टाइम्स कॉमन है। इसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि HCF हमेशा जो दोनों में 2 या 3 या 4 जितने भी आपको नंबर दे रखे हैं तो सभी में जो फैक्टर कॉमन होते हैं उनका प्रोडक्ट ही क्या होता है बेटा, HCF होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी आंसर कितना आया 8। क्लियर है। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ, देखो HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और HCF का एक और नाम होता है GCD, ठीक है।
इसे जीसीडी भी बोलते हैं। तो जीसीडी क्यों बोलते हैं? जीसीडी इसलिए बोलते हैं, इसे हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी डिवीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ये दोनों तो एक ही चीज है ना, ये दोनों तो एक ही चीज है, एचसीएफ और जीसीडी मतलब एक ही चीज के अलग अलग नाम है दो, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये इनके फुल फॉर्म की बात हो गई। अब देखो एचसीएफ की जब मैं बात कर रहा था तो एचसीएफ जो दो या तीन या जितने भी आपको नंबर दे रखे हैं तो उनमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होता है बेटा? एचसीएफ होता है, ठीक। जब हम बात करेंगे एलसीएम की तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि पहले तो वही चीज लिख लो जो कॉमन आई है, ठीक है। तो जैसे कॉमन क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कॉमन आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कॉमन चीज आई थी उसको लिख लो। उसके बाद में जो बची हुई चीजें हैं उनको भी लिख लो, ठीक है। तो बची हुई चीज क्या है? 2, और यहाँ से क्या है? 3। तो अब इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो देखो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो 48 क्या आ जाएगा बेटा? इनका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं बेटा? एलसीएम निकालते हैं। बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, ये चीजें, ये आपके लिए कुछ नया नहीं है इनमें। तो ये तरीका होता है बेटा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। यहां से मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, और वो ये है, देखो जैसे 16 के मैंने प्राइम फैक्टर किए थे तो 16 को आपने क्या लिखा था? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूँ? 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकता हूँ, ओके। सिमिलरली मैंने 24 को लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से भी आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? एचसीएफ का मतलब होगा बेटा कि कोई भी नंबर है जो दोनों में कॉमन हो उसकी सबसे छोटी पावर। भाई कॉमन का मतलब क्या होता है? भाई 2 की पावर 3 और यहाँ 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 3 ही हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ तो 2 की पावर 4 है, तो वो तो कॉमन आ नहीं सकती, या नहीं है ना, इसलिए तो छोटी पावर कॉमन आ जाती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप एचसीएफ लोगे तो छोटी पावर जो कॉमन है उसकी छोटी पावर उसका एचसीएफ होती है 2 रेज़ टू पावर 3, और 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा? 8 होता है। क्लियर है? ओके। उसके बाद में अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम का मतलब है कि कोई नंबर हो या नहीं हो उसकी सबसे बड़ी पावर, ठीक है। अगर कॉमन है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, सबसे बड़ी पावर, हर नंबर की सबसे बड़ी पावर, उनका प्रोडक्ट, वही क्या हो जाता है बेटा? एलसीएम हो जाता है, ठीक है। तो देखो 2 की पावर यहाँ कितनी है? 4, यहाँ कितनी है? 3। तो मैं क्या बोला? बड़ी पावर लेनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 की पावर यहाँ कितनी है? 1, यहाँ कितनी है? 0, क्योंकि 3 है ही नहीं, तो इसका मतलब 3 की पावर कितनी आ जाएगी? 1। तो अब मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो वापस वही आ जाएगा 48। क्लियर है? तो इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? ओके। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज और समझाने वाला हूँ, उसके बाद में फिर हम एग्जाम्पल ले लेंगे। देखो इसी एग्जाम्पल पर मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। एक फॉर्मूला है जो आप बहुत आसानी से ध्यान रख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको उसे समझाने वाला हूँ। देखो आपके पास दो नंबर दे रखे थे, कौन से? 16 और 24। उसके लिए आपने एचसीएफ तो कितना निकाला बेटा? एचसीएफ तो निकाला 8, और एलसीएम कितना निकाला? एलसीएम निकाला 48। एचसीएफ 8 और एलसीएम 48। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब समझो आप वो फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं तो उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे ये दो नंबर दे रखे हैं, मान लो मैं इन नंबर को डिनोट कर दूं किससे? ए से और बी से, तो फॉर्मूला बन जाता है बेटा आपके लिए कि ए इंटू बी इक्वल्स टू होता है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से अब इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज वहां होता है बेटा कि आपके पास यहाँ पर चार चीजें हो गई, दो तो ये नंबर हो गए और एचसीएफ और एलसीएम, चार चीजें हो गई। इन चार चीजों में से आपको कोई भी तीन चीजें दे दी जाएंगी और चौथी चीज आपसे पूछ ली जाएगी। हो सकता है कि आपको दोनों नंबर दे दें और एचसीएफ दे दे, फिर एलसीएम पूछ ले। हो सकता है आपको दोनों नंबर दे दे, एलसीएम दे दे, फिर एचसीएफ पूछ ले।
हो सकता है आपको एचसीएफ और एलसीएम दे दे और इनमें से कोई एक नंबर दे दे, दूसरा नंबर पूछ ले, तो कैसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। पहले मैं चेक करता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं है। जो एग्जाम्पल हमने जस्ट अभी लिया था उसी से चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखो a इंटू बी यानी 16 इंटू 24 इक्वल्स टू एचसीएफ कितना है 8 और एलसीएम कितना है 48। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, अगर मल्टीप्लीकेशन इक्वल आ जाए तब तो ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज तो नहीं है। क्लियर है। तो देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 6 जा 144 कैरी 14 और 24 बन जा 24 और 14 कितने हो जाएंगे 38। क्लियर है। इसका मल्टीप्लाई करो 8 8 जा 64 कैरी 6 8 4 जा 32 और 6 38। आप देख पा रहे हो 384 दोनों जगह सेम आ गया। अगर सेम आ गया मतलब ये फॉर्मूला वैलिड है। क्लियर है। तो ये था बेटा बेसिक्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। कल की क्लास में भी हमने इंट्रो कर लिया था, आज की क्लास में भी हमने इसका इंट्रो कर लिया है। अब हम केवल एग्जाम्पल और क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। इसमें एक थ्योरम और है, वो मैं केवल आपको समझाऊंगा, उसके प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है, प्रूफ की इसकी भी जरूरत नहीं है, इसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर। देखो बेटा एग्जाम्पल फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, कंसीडर द नंबर 4 रेज़ टू पावर n। आपको एक नंबर दे रखा है और नंबर क्या दे रखा है 4 रेज़ टू पावर n, ठीक है। वेदर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, जहां n क्या है एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज़ टू पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है कि जिसकी वैल्यू ऐसी आ जाए जिसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाए 0 हो जाए। भाई इसने बोला है ना एंड्स विद द डिजिट 0, कोई भी नंबर खत्म कहां पर होता है इकाई के अंक पर होता है, यूनिट डिजिट पर होता है। तो इसने पूछा है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिससे उसका मतलब उस संख्या का इकाई का अंक क्या आ जाए बेटा 0 आ जाए। अब आप एक चीज समझना, देखो वैसे तो खैर हम इसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से करेंगे, लेकिन आपको इस क्वेश्चन का फंडा समझाने के लिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। आप एक चीज समझो, अगर आपने 4 रेज़ टू पावर 0 की तो वैल्यू कितनी आएगी 1। आपको पता है कि किसी भी नंबर की अगर 0 पावर होती है तो वैल्यू उसकी कितनी आती है 1 आती है, ठीक। उसके बाद में देखो 4 रेज़ टू पावर 1 किया तो कितना आया 4, 4 रेज़ टू पावर 2 किया यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 रेज़ टू पावर 3 किया कितना आया 64, 4 रेज़ टू पावर 4 किया कितना आया 256, 4 रेज़ टू पावर 5 किया कितना आया 1024, 4 रेज़ टू पावर 6 किया कितना आ जाएगा 4096। तो आप यहाँ पर एक चीज समझना, 4 रेज़ टू पावर 0 को तो भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि इसने क्या बोला है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो मतलब 0 तो शामिल हो ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं कहाँ से 1 से लेके और आगे की, ठीक है। आप देखो जब जब इसकी पावर इवन नंबर है तब तब इसकी यूनिट डिजिट क्या है। देखो जब जब इसकी पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या है बेटा इसकी 6 है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या है इसकी 6 है। और जब जब इसकी पावर ऑड नंबर है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4 है। देखो यहाँ 1 ऑड नंबर है तो 4, 3 ऑड नंबर है 4, 5 ऑड नंबर है 4। इसका मतलब है कि इसकी पावर में कुछ भी लगाऊं हमें या तो यूनिट डिजिट 4 मिल सकती है या यूनिट डिजिट क्या मिल सकती है 6 मिल सकती है। 4 और 6 के अलावा तो हमें कोई यूनिट डिजिट मिल ही नहीं रही है ना। अगर 4 और 6 के अलावा कोई यूनिट डिजिट नहीं मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसने तो ये पूछा है ना कि 0 पर खत्म होने वाला कोई नंबर ऐसा हो सकता है क्या, तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा नॉट पॉसिबल। मतलब ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जिसमें ये एंड कहां पर हो जाए 0 पर हो जाए। क्लियर है। लेकिन ये तो बात किसकी हो गई बेटा साइक्लिक ऑर्डर की, इसको हम साइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन साइक्लिक ऑर्डर से हम क्यों करें, जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं तो हम साइक्लिक ऑर्डर से क्यों करें। ये तो मैंने साइक्लिक ऑर्डर तो इसलिए समझाया आपको कि आपकी समझ में बहुत आसानी से ये चीज आ जाए। क्लियर है, ओके। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से करते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है बेटा कि किसी भी नंबर का अगर मुझे फैक्टर करना है तो उसका फैक्टर करने का जो मेथड होता है वो यूनिक होता है और किसी मेथड से मैं इसका फैक्टर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 4 रेज़ टू पावर n के फैक्टर करता हूं तो देखो 4 के फैक्टर तो क्या आ जाएंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का मतलब 2 का स्क्वायर और इसकी पूरे की पावर क्या होगी n। क्लियर है भाई, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और उसकी होल पावर n। क्लियर। अब आप ध्यान करो आपने पढ़ा हुआ है ये चीज कि अगर किसी नंबर की
कुछ पावर है और उसकी भी पावर लगी हुई है, तो पावर की पावर क्या होती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मतलब है कि ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻²n, ये 2 और ये n दोनों मल्टीप्लाई हो गए, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2⁻²n। अब आप एक चीज समझना कि यहाँ पर जब हमने 4 के फैक्टर किए थे तो 4 के फैक्टर में क्या आया, ओनली 2 आया, 2 के अलावा कोई नंबर नहीं आया। जबकि हमें पता है कि अगर कोई नंबर 0 पर एंड हो रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, चेक करो। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल यही तो होता है कि कोई नंबर जो एंड कहाँ पर हो, या तो 0 पर या 5 पर, तो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो अगर कोई नंबर 0 पर एंड होता है तो इसका मतलब है कि वो 5 से कम डिविजिबल होगा। मतलब सीधा सा है कि इसमें 5 एक फैक्टर आना चाहिए था अगर ये एंड होता 0 पर तो, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 5 तो इसमें फैक्टर नहीं आ रहा है, और 5 फैक्टर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है कि इसकी कोई भी वैल्यू 0 पर एंड हो जाए। क्लियर है? बस यही इसका आंसर था। अब इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। मैं हमेशा से आपको एक ही चीज बोलते आया हूं कि आप रटी रटाई भाषा लिखने की बजाय आप अपने शब्दों में लिखो, बेटर आंसर होता है। क्लियर है? देखो यहाँ पर भी मैंने ये जो चीजें साइक्लिक ऑर्डर में समझाई, एक्चुअली में ये कुछ अलग नहीं है, ये आपके सिलेबस के रिलेवेंट ही है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। देखो इसने क्या बोला कि n क्या है, नेचुरल नंबर है, यहाँ पर 4⁻n है, तो n की वैल्यू मैंने 1 रख दी, ये आ गया, n की वैल्यू 2 रख दी, ये आ गया, 3 रख दी, ये आ गया, ये नेचुरल नंबर ही तो है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये भी रिलेवेंट ही है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हो। अगर आपको लिखना ही है तो मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ, आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो आप लिख सकते हो, पहले तो ये लिखोगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद में आप लिखोगे इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0। देखो मैं बहुत स्लोली प्रोनाउंस कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैं आप पीछे रह गए तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 देन 5 must be a factor of the number. 5 must be the factor of the number. But 4⁻n have only factor 2. Therefore, 4⁻n can't end with the digit 0. बस इतना सा इसका आंसर है। हिंदी वाले भी सुन सकते हैं कि अगर कोई नंबर 0 पर समाप्त होता है तो वह कम से कम 5 से अवश्य विभाजित होगा, परंतु 4 की घात n के गुणनखंड में केवल 2 ही गुणनखंड है, अतः 4 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्लियर है? ओके, ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, समझाने को मैंने आपको समझा दिया है, बाकी आप लैंग्वेज अपनी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर? अब हम चलते हैं एग्जाम्पल सेकंड पर। देखो बेटा एग्जाम्पल 2, 3 और 4 ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मैंने तीनों एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए लिखे हैं कि इसमें एक एग्जाम्पल में लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है, तो उसको करने का पैटर्न भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आप कंपेयर कर पाओ इसलिए मैंने तीनों एक साथ लिख लिए। ठीक है, देखो पहला एग्जाम्पल देखो, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी आपको क्या करना है कि 6 और 20 का HCF और LCM फाइंड आउट करना है, और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला एग्जांपल क्या बोला है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो यहाँ पर क्या बोला, HCF एंड LCM। मैंने बोला ना लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ क्या बोला, फाइंड द HCF ऑफ दिस। क्लियर है? उसके बाद में देखो फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस। मतलब यहाँ पर HCF और LCM दोनों के लिए बोल दिया, लेकिन यहाँ पर ओनली HCF के लिए बोला है, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद में आगे क्या बोला है, हेंस फाइंड देयर LCM। ठीक है, हेंस फाइंड देयर LCM, मतलब पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद में LCM फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या होगा कि फिर आपको LCM बेटा A इंटू बी इक्वल्स टू HCF इंटू LCM वाले फॉर्मूले से इसका LCM फाइंड आउट करना है। बस ये इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज है। क्लियर?
हाँ, आप कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एलसीएम, बट ज़्यादा बेटर होगा कि जैसे क्वेश्चन में बोला है उस मेथड से चलो। ठीक है, चलो बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड के आंसर की। तो बहुत नॉर्मल सा है, देखो 6 और 20 इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालने किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो देखो बहुत कॉमन सी बात हो जाती है कि इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालें, तो एचसीएफ तो आ जाएगा इसका 2 और एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 60। ठीक है, लेकिन हम ऐसे बात नहीं करेंगे, इसने क्या बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 6 के प्राइम फैक्टर करो, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3। उसके बाद में 20 के प्राइम फैक्टर करो, तो 20 के प्राइम फैक्टर होंगे बेटा 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर है, ये आपने क्या किया, दोनों के प्राइम फैक्टर कर दिए। अब मैंने क्या बोला, जब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, दोनों में जो चीज कॉमन है वो देखोगे। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ 3 है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है। ये 2 है लेकिन 2 वापस यहाँ पर नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं होगा। 5 है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसका एचसीएफ कितना आ गया बेटा 2, क्योंकि ओनली 2 ही है जो इसमें कॉमन है। ठीक, उसके बाद में अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बोला कि आप पहले तो वो चीज लिख लो जो कॉमन है। ठीक है, तो आपने कॉमन लिख लिया, ये 2 कॉमन था दोनों में, तो ये लिख लिया। उसके बाद में ये कॉमन के अलावा जो बची हुई चीज है वो लिख लो। तो कॉमन के अलावा क्या बचा हुआ है 3, 2 और 5, तो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। देखो मैंने बोला था ना कि 2 और 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि नंबर बहुत छोटे थे। ठीक है, तो इसलिए 2 और 60 इसका क्या आ चुका है, 2 तो आ गया इसका एचसीएफ और 60 क्या आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, अच्छा अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि ठीक है हमने डायरेक्ट कैसे बता दिया कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। बेटा आपको एलसीएम निकालने की कई जगह जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन में, तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आप वहां से एलसीएम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे आपको ये 2 नंबर दे रखे हैं, अगर मान लो बड़ा जो नंबर है वो छोटे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो बड़ा नंबर ही उसका क्या जाएगा बेटा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो बड़ा नंबर ही उसका एलसीएम हो जाता है। ठीक, अगर आपको कोई 2 नंबर दे रखे हैं और दोनों का आपको एलसीएम निकालना है, लेकिन दोनों ही नंबर कैसे हैं प्राइम नंबर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर आपको 2 नंबर दे रखे हैं तो उसमें से एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन एक दूसरे के फैक्टर नहीं है। ठीक है, फैक्टर नहीं है मतलब जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है कि 6 और 20 का एक फैक्टर 6 नहीं है। ठीक है, माना कि 2 दोनों का फैक्टर है लेकिन 6 जो है वो 20 का फैक्टर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करो, बड़ा जो नंबर है ना उसकी टेबल बोलो। ठीक है, बड़े नंबर की टेबल बोलो और सबसे पहले उस नंबर को उठा लो जिससे छोटा नंबर भी डिवाइड हो रहा हो। जैसे 20 की आपने टेबल बोली, 20 बन जाए 20 तो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 22 जा कितने होते हैं 40 भी 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, 23 जा 60 6 से डिवाइड हो जाता है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और यही इसी मेथड से मैंने अभी आपको बताया था कि 60 इसका क्या होगा बेटा एलसीएम होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपका एग्जाम्पल सेकंड क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल थर्ड को। देखो एग्जाम्पल थर्ड में इसने क्या बोला है कि पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या निकालना है बेटा एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो आप पहले दोनों नंबर के क्या करो प्राइम फैक्टर करो। देखो सबसे पहले आपने 96 के प्राइम फैक्टर किए एग्जाम्पल 3 में। 96 के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से डिवाइड किया 48, 2 से डिवाइड किया 24, फिर 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6 और 2 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया तो 1। ठीक है, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 96। तो ये आपने किसके फैक्टर कर दिए 96 के। ठीक, उसके बाद में 404 के प्राइम फैक्टर करो, तो 404 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2, 2 से डिवाइड किया तो 202, फिर 2 से डिवाइड किया तो 101 और 101 तो प्राइम नंबर होता है। आप अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे करके वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उससे आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखो एचसीएफ के लिए आप क्या करते हो, कॉमन चीज चेक करते हो। तो देखो 2 कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, बाकी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सा है बेटा कि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ इसका आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी कितना आ गया 4।
इसका HCF कितना आ गया 4। अब आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे? एलसीएम आप फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे, A इंटू बी इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम। ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और A इंटू बी, तो A तो कितना है यहाँ पर 96 इंटू बी कितना है 404 इक्वल्स टू HCF कितना है 4 इंटू एलसीएम। बस अब इसका एलसीएम की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। तो देखो मैं इधर कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा एलसीएम इक्वल्स टू 96 इंटू 404 अपॉन 4। ये क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो इधर किस में आ जाएगा? डिवाइड में। अब 4 से कैंसिल आउट कर दो, 4 से जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 101। 101 हो गया, 101 का मल्टीप्लाई 96 से करोगे तो ये आ जाएगा 9696। ये आपका आंसर होगा। तो बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी फिर हम करेंगे कल, ठीक है? कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो देखो इसमें क्या बोला है, इसमें आपको 3 नंबर दे रखे हैं। अभी तक 2 नंबर दे रखे थे, अब इसमें 3 नंबर दे रखे हैं। नो इश्यू, नंबर कितने भी दे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? पैटर्न तो वही रहेगा, चाहे नंबर 2 दें, 3 दें, 4 दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना कि जो मैंने फॉर्मूला बताया A इंटू बी इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम, वो फॉर्मूला जरूर 2 ही नंबर वाले उस पर अप्लाई होगा, ठीक है? 3 वाले का फॉर्मूला अलग होता है, वो आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा किसी क्लास में, ठीक है? आपके लिए जरूरी नहीं है, वो आपके लिए केवल 2 नंबर वाला ही फॉर्मूला चलेगा, ठीक है? ओके, तो देखो यहाँ पर आपने 6 के प्राइम फैक्टर किए, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 3। उसके बाद में 72 के प्राइम फैक्टर किए, तो 2 से डिवाइड किया 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3 और 3 से किया तो 1। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 2 जा 72। फिर 120 के प्राइम फैक्टर किए, तो 120 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे बेटा 2 से डिवाइड किया 60, 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5 और 5 से किया तो 1। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120। अब इसमें कॉमन देख लो, तो जो कॉमन आ रहा है वो तो HCF होगा, जो कॉमन नहीं कॉमन के अलावा बाकी सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है और साथ में देखो 3 भी कॉमन आ रहा है। क्लियर है? 3 भी कॉमन आ रहा है, तो इसलिए इसका HCF तो हो जाएगा HCF इक्वल्स टू 2 इंटू 3, यानी HCF कितना हो गया इसका 6। क्लियर है? उसके बाद में अगर मैं बात करूं इसके एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले तो जो कॉमन था उसको लिखो, तो कॉमन क्या था 2 इंटू 3, ये कॉमन लिख दिया। उसके बाद में अब जो बची हुई चीजें हैं उनमें से सबसे बड़ी पावर ले लो। जैसे देखो 2 रेज़ टू पावर 2 यहाँ पर है, 2 रेज़ टू पावर 2 यहाँ पर है, ठीक है? तो इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 2 इंटू 2 कर दो, 2 इंटू 2। देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था ना कि बची हुई चीजों को ले लेते हैं। बची हुई चीजों को लेने का मतलब बेटा ये नहीं है कि यहाँ पर 2 2 टाइम्स है और यहाँ भी 2 2 टाइम्स है तो इनको आप 4 टाइम्स ले लो, नहीं। आपको सबसे ज्यादा बार जहां रिपीट हो रहा है ना उतने बार लेना है। अब यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 टाइम्स आप ले लोगे। अगर मान लो यहाँ 2 टाइम्स रिपीट होता है 2, यहाँ 3 टाइम्स होता है, तो फिर आप 3 टाइम्स यहाँ पर ले लेते, ठीक है? मैंने आपको बताया था ना पावर वाली फॉर्म में, मैंने बताया था कि सबसे बड़ी पावर को आप लेते हो, ठीक है? तो इसलिए तो 2 इंटू 2, उसके बाद में क्या बचा? यहाँ पर बचा 3 और यहाँ बचा 5, तो इंटू 3 इंटू 5। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 और 60 3 जा 180 और 180 2 जा 360, तो 360 इसका आंसर होगा। मतलब HCF तो आ गया कितना 6 और एलसीएम कितना आ गया 360। क्लियर है? तो ये थे बेटा आपके कुछ एग्जाम्पल्स रियल नंबर के जो हमने किए हैं। कल की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और उसके बाद में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बेटा यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करते रहें, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ में मिलेंगे और अपनी तैयारी जरूर जारी रखें। चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।